देखो ध्यान से इधर, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है विविध प्रश्नावली का, देखो क्या लिखा है। मान लीजिए f बराबर, ये आपको फलन दे रखा है x और एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस फलन का पहला पद है और ये इसका दूसरा है ना। ये पहला घटक है और ये दूसरा घटक है। जब भी हम फंक्शन लिखते हैं ना ऐसे कि एफ एक्स बराबर 2,3 5,7 इस तरह से लिखते हैं हम। तो इसी तरीके से इसमें ये आपका प्रथम घटक है और ये आपका द्वितीय घटक है ना। अब द्वितीय घटक तो है ये, तो आप परिसर किसे कहते हैं? परिसर आप कहते हैं जो द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। परिसर क्या है? द्वितीय घटकों का समुच्चय। इसका मतलब है परिसर यहाँ से निर्धारित होगा दूसरे समुच्चय से, दूसरे घटक से, है ना। परिसर जो है आपका दूसरे घटक से निर्धारित होगा। अब बात समझने की ये है आपकी कि आपको फलन दे रखा है कि f बराबर x और एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x बिलोंग कर रहा है r से, x का मान r से बिलोंग कर रहा है, r यानी कि वास्तविक संख्याएं, r से r में एक फलन है, f का परिसर निर्धारित करना है। तो एक बात ये समझिएगा कि आप जैसे देखते हैं कि ये जो है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो मान रहेगा, एक्स स्क्वायर का मान, जैसे एक्स बिलोंग है आर से, एक्स बिलोंग टू आर के है, ठीक, एक्स बिलोंग टू आर कर रहा है, और जो आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर का मान हमेशा या तो 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ी संख्या रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं। प्लस वाली सभी संख्याएं किससे बड़ी होती हैं? 0 से बड़ी होती हैं। लेकिन जब आप किसी संख्या का स्क्वायर करते हो, मान लो आपने ये करा -1/2 लिया, -1/2, और उसका स्क्वायर कर दिया, तो वो क्या आएगा? प्लस का 1/4 आएगा, और ये 0 से तो बड़ा ही है। x का मान आप वास्तविक संख्याएं लेंगे, लेकिन वास्तविक संख्याओं में भी जब आप एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो जितनी भी प्लस की संख्याएं, जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं या प्लस की संख्याएं हैं, सभी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आपका 0 से बड़ा आएगा। ये ध्यान रखिए कि आपको इसके अंदर परिसर बताना है, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे ये आपका एक्स स्क्वायर, जैसे ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का मान 0 भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर का मान क्या हो सकता है? 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो एक बात ये बताओ कि जैसे एक्स स्क्वायर का मान अगर 0 है तो ये आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का मान अगर 0 आ गया तो ये आ जाएगा आपका 0 अपॉन में क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 अपॉन में 1 आ जाएगा, मतलब जो परिसर हो सकता, 0 अपॉन में 1 का क्या मतलब, देखो ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया ना, और 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 1 ऐसा कैसे रह जाएगा? 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो आपका ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका परिसर है, ये जो परिसर है, ये जो परिसर है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा और 0 से बड़ी कोई संख्या रहेगी। अब इस बात को क्यों कह रहा हूं मैं? देखो 0 के बराबर तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि 0 के बराबर रहेगा ये, लेकिन 0 से बड़ी संख्या कैसे रहेगी, या 0 से बड़ी संख्या रहेगी ये। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो आपका ये है एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मान तो बिलोंग कर रहा है किससे? आर से, कोई भी संख्या ले लोगे। मुझे एक बात बताओ, मान लो, मानने के तौर पर ही एक्स का मान वास्तविक संख्या है, मैंने एक्स की जगह पर 1 रख लिया या -1 रख लिया, ये बताना मुझे। एक्स की जगह पर मैंने 1 रख लिया या मैंने -1 रख लिया, तो मुझे ये बताओ कि मेरा ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। और ये कितना आया? ये 0.5 आया। अब आप एक बात समझो, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में 1 में कुछ जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? 1 में कुछ जुड़ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 0 से ज्यादा
और 1 से कम आएगा। क्यों? देखो दोबारा बात को समझो। जैसे मान लो ये है एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने इसको ले लिया है, मान लो 5 ले लिया एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर और 1 प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, और अपॉन में 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। तो जब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा आएगा, जो हर है आपका, हर वाली जो संख्या है वो हमेशा अंश से बड़ी आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो हमेशा उसका जो आंसर आता है वो 1 से छोटा आता है। ये बात आप समझ रहे हैं? देखो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और 1 से क्या आएगा? छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका जो परिसर आएगा, एक दोबारा से लिख देता हूं, इसका मतलब इसका जो परिसर आएगा आपका, क्योंकि देखो ये देखो, क्योंकि x बिलोंग टू r है, x बिलोंग टू r है ना, और जो एक्स स्क्वायर का मान है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, एक्स स्क्वायर का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो आपका क्या आ सकता है? वो आपका 0 भी आ सकता है, और 0 से बड़ी संख्या भी आ सकती है ना? 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ी संख्या भी आ सकती है। लेकिन मैंने अभी आपको ये शो करा कि इसका जो मान आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, क्योंकि अपॉन में है 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो जब भी आपका जो हर आएगा वो आपका अंश से क्या आएगा? बड़ा आएगा, और बड़ा होने की वजह से ये पूरी भिन्न का जो मान है वो आपका 1 से छोटा आएगा निकल करके। तो आप ये कह सकते हैं कि जो परिसर है आपका वो 0 से लेकर के, 0 से शुरू करेंगे आप उसको, और 1 से छोटे तक कोई भी संख्या आ सकती है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका परिसर है वो इस तरह से आ जाएगा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अंतराल के रूप में कैसे लिखोगे? अंतराल के रूप में कैसे लिखोगे? अंतराल के रूप में आप इसे ऐसे लिखोगे कि जैसे 0 है तो 0 आ रहा है, 0 तो आएगा, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा खुला अंतराल, और 1 नहीं आएगा, 1 से छोटे ही आएगा हमेशा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 1 से ये छोटा आ जाएगा, ऐसे। आप ऐसे भी लिख सकते हो परिसर को, इसका परिसर निर्धारित करना था ना, और परिसर ऐसे भी आ सकता है। ये बात ध्यान रहेगी। देखो अगर बात समझ में ना, दोबारा समझ लो बात को। देखो क्या है इसके अंदर, आप परिसर किसे कहते हैं? परिसर आप द्वितीय घटकों का समुच्चय कहते हैं। अब द्वितीय घटक है ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है जो भी है परिसर में, यही आएगा, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है r से, तो एक्स स्क्वायर का मान या तो 0 आएगा या 0 से बड़ी कोई संख्या आएगी, क्योंकि आप 0 का स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा, माइनस की संख्या का स्क्वायर करोगे वो भी प्लस में आएगा, और प्लस की संख्या हमेशा 0 से क्या होती है? बड़ी होती है। तो या तो एक्स स्क्वायर का मान 0 का आएगा या 0 से बड़ी संख्या आएगी। अगर हम एक्स स्क्वायर का मान 0 ले लें, अगर हम एक्स स्क्वायर का मान क्या ले लें? 0 ले लें, एक्स स्क्वायर का मान हमने 0 ले लिया, तो 0 का स्क्वायर और 1 प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ गया 0 के अपॉन में 1, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब हो गया कि फलन का जो मान है वो 0 आ सकता है ना? फलन का जो मान है वो 0 आ सकता है, द्वितीय घटक 0 आ सकता है। लेकिन अगर हम 0 से बड़ा कोई नंबर ले, जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया? 4, और 1 प्लस 5 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1 प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो आ जाएगा 4 के अपॉन में 5 आ जाएगा, यानी कि इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आने की वजह से तो जो आपका परिसर रहेगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा, या 1 से छोटा रहेगा हमेशा। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, नोट करिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए आपके f और g दो फलन हैं, r का संबंध r से है, यानी कि f के सभी मान जो है आपके वास्तविक संख्याओं में आएंगे और g के भी आपके सभी मान वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगे। क्रमशः fx बराबर x प्लस 1 और gx बराबर 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है। आपको ज्ञात करने हैं f प्लस जी, f माइनस जी और f अपॉन में g, ये आपको ज्ञात करने हैं। देखो बड़ा आसान सवाल है, पहले भी ये सवाल कराया था उसमें एग्जाम्पल में। कैसे करोगे इसे? इस तरह से कर दोगे इसे, जैसे ये लिखा हुआ है आपका f प्लस जी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका fx प्लस जी एक्स, ठीक है, और ये आपका f प्लस जी जो आ जाएगा बराबर में fx की जगह fx का मान रख देंगे जो कि आपका x प्लस 1, और प्लस इसकी जगह ये रख देंगे 2x माइनस 3,
तो 2x प्लस और ये आ गया आपका 2x और 1x कितना हो गया आपका 3x और माइनस का 3 प्लस का 1 कितना आ गया -2। इस तरह से हो जाएगा, है ना, इस तरह से होगा। चलो आगे देखो। अब जो है आपका दूसरा सवाल क्या है, f माइनस जी, ये है f माइनस जी सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसको लिख दो एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से कि एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान रख दो x प्लस 1, लेकिन यहाँ लगा दो ब्रैकेट का निशान, ये लगा दो ब्रैकेट यहाँ पर दूसरे वाले में, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3। इस तरह से लिख दो तो आ जाएगा आपका x प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो चेंज हो जाएंगे। कैसे करोगे, माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 1x कितना आ गया माइनस का 1x, और ये प्लस का 3 और ये प्लस का 1 कितना हो गया प्लस का 4, है ना। तो f माइनस जी का मान ये आ गया। और क्या है इसके अंदर f अपॉन में जी, तो f अपॉन में जी को लिख दोगे आप एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, और ये लिख दोगे आप इस तरह से, तो एफ एक्स का मान एफ एक्स की जगह पर, जी एक्स का मान जी एक्स की जगह पर रख दो और आंसर आ जाएगा यही आ जाएगा आपका x प्लस 1 के अपॉन में 2x माइनस 3, यही उसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से नोट कर लो इसे। इनको नोट कर लेंगे। मान लीजिए कि आपका ये है आपका एफ एक्स, एफ बराबर है या एफ एक्स बराबर है, क्या है एफ बराबर है ना, एफ बराबर है 1,1 2,3 0,-1, ये शायद समुच्चय के रूप में लिखना रह गया ऐसे, है ना, ये ऐसे लिखा था ना, ब्रैकेट लग रहा है ना इसमें ये वाला, ठीक है, ये लिखना रह गया था। तो इस तरह से आपका एक संबंध परिभाषित है z से z में, यानी कि आपके सभी के सभी पूर्णांक हैं। z का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। और आपको दे रखा है f(x) बराबर ax प्लस बी द्वारा परिभाषित फलन है, जहाँ a भी एक पूर्णांक है। a और b को निर्धारित कीजिए, a का मान प्लस में भी आ सकता है, a का मान माइनस में भी आ सकता है। अब ये एक बात समझना कि जब भी मैं फलन लिखता हूँ मुझे एक इस तरीके से लिखा जाता है कि ये प्रांत के अवयव और ये सह प्रांत के अवयव रहते हैं, ऐसे तो रहता है। इसका मतलब ये आप जब x का मान रखते हो उसके अकॉर्डिंग आपका fx का मान आता है। ये y किसके बराबर रहता है, fx के, है ना, y किसके बराबर रहता है fx के। जब आप x का मान रखते चले जाते हो उसमें, उसी के अकॉर्डिंग किसका मान आता चले जाता है y का यानी कि fx का मान आता चला जाएगा। इसका मतलब ये जो आपके हैं ये 1 द्वितीय घटक जो हैं ये हैं आपके 1 3 -1 और -3, ये सभी आपके किसके मान हैं, माइनस fx के मान है, ये सभी आपके, है ना, ये सभी किसके मान है आपके fx के। तो आप इस तरीके से रख के देख लो, आप इस तरीके से रख के देख लो कि इस तरह से ले लो कि fx बराबर आप 1 रख के देखो, fx बराबर 1 रख के देखो, और fx बराबर क्या दे रखा है ax प्लस b, fx बराबर क्या दे रखा है ax प्लस b। या एक काम करो आप, जैसे आपका ये है 1,1 है ना, 1,1, इसमें क्या है, इसमें ये जो 1 है ये जो है आपका x का मान, और ये जो y 1 है 1 किसका मान है fx का, है ना। और आपने लिया fx बराबर ax प्लस b, ये लिया आपने। तो आपका ये बताओ मुझे fx का मान कितना है यहाँ पर 1 है, और ax का मान कितना है 1 प्लस b। तो आपका क्या आ जाएगा, आपको a और b ज्ञात करना है, तो आ जाएगा आपका a बन जा a प्लस b। तो इसका मतलब इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी कि a प्लस b बराबर में 1। इसको समीकरण बना देंगे, समीकरण नंबर 1। समीकरण क्यों बना दिया, क्योंकि ना तो अभी हमें a का मान पता चल रहा है और ना ही हमें किसका मान पता चल रहा है b का। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे करते हैं, देखो अभी इसी चीज को हम आगे करते हैं, ठीक, आगे करते हैं हम, आगे देखते हैं इसके अंदर। देखिएगा दूसरा बिंदु ले लो, यह 2,3 इसमें ये 2 क्या है, ये क्या है 2 क्या है, इसमें x का मान है, x का मान है नहीं है, और ये 3 क्या है इसके अंदर fx का मान है, fx बराबर कितना हो गया 3। या एक काम करो ये मत लो, वो लो जो 0 वाला हो, जिसमें 0 आ रहा हो, उससे आसानी से निकलेगा। यह है 0,-1 ये वाला लो, लेने देखो हमें यहाँ दो अज्ञात राशियों के मान निकालने हैं, तो हम कोई भी दो मान ले सकते हैं,
एक हमने ले लिया है, एक हम जीरो वाला ले लेते हैं। जीरो वाला हम इसलिए प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि जीरो वाले से जल्दी आंसर निकल के आता है। तो मैं ले लेता हूँ x बराबर में 0 और ये है -1, सॉरी -1 है ये, और f(x) बराबर है -1, है ना, ये -1 है। अब मैंने f(x) बराबर लिखा, f(x) बराबर मुझे जो इक्वेशन दिया गया है वो लिखा मैंने ax प्लस b, ये जो फलन दिया गया है ये लिखा मैंने। और अब मुझे क्या करना है, x बराबर 0 रखना है और f(x) बराबर रखना है मुझे -1। तो मैंने रखा -1 बराबर में a इंटू 0 प्लस b, तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 इक्वल टू 0 प्लस b, और ये मेरा आ जाएगा, मैं कहूंगा 0 प्लस b आ जाएगा और इक्वल टू में -1। यानी कि आपको ए भी निर्धारित करने थे, ए और बी में से बी का मान तो आ गया निकल करके, समझ में आया कैसा आया, ठीक है। इसके अलावा अब इस बी के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि b बराबर -1, या एक सिंपल लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली समीकरण नंबर 1 में b बराबर -1 रखने पर तो क्या आ जाएगा, a प्लस -1 इक्वल टू में 1, तो इधर माइनस का 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और a इक्वल टू में आ जाएगा आपका 2। सही है, यानी कि आपको a भी निर्धारित करने थे। ये ध्यान देने की बात थी कि जो आपका पहला समुच्चय है ये x का मान है, सॉरी समुच्चय कह रहा हूं मैं, समुच्चय नहीं, क्या घटक, जो आपका प्रथम घटक है वो x का मान है और जो आपका द्वितीय घटक है वो f(x) का मान है। और ये आपको समीकरण दे रखी थी, इस तरह से आपका a और b का मान आ गया, इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 कल बताऊंगा इसमें क्योंकि उसके लिए टाइम कम है, पहले से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को मान लीजिए कि a बराबर आपका 1 2 3 4, ये गलत लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 समुच्चय के रूप में, और b बराबर आपका समुच्चय है 1 5 9 11 15 16 है, और f बराबर आपका इस तरीके से एक फलन दे रखा है। आपको निर्धारित करना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है कि f a से b में एक संबंध है और f a से b में एक फलन है। तो आप एक बात को ध्यान करिए, संबंध देखने के लिए कि संबंध चेक करने के लिए संबंध है या नहीं है, आप याद करिए a क्रॉस b कार्तीय गुणन याद है या भूल गए। देखो a क्रॉस b किस तरीके से याद करते थे तुम लोग, a क्रॉस b ऐसे याद करते थे 1 2 3 4, ये करा है ना, और ये आपका है क्रॉस कर दो इसका किसके साथ, b के साथ, 1 5 और आपका 9 11 15 और 16, ठीक है। ये करने के बाद आप चाहो तो अपने आप भी इसको कर सकते हो, करो साथ साथ में अपनी कॉपी में, इसको कार्तीय गुणन तो करना आता है आपको, करो। 1 का 1 के साथ लेंगे, 1 का 1 के साथ लेंगे, 1 का 5 के साथ लेंगे, 1 को 5 के साथ लेंगे, 1 को लेंगे आप 9 के साथ, 1 को लेंगे आप 11 के साथ, 1 को लेंगे आप 15 के साथ, और 1 को लोगे आप 16 के साथ, ऐसे ले लोगे। उसके बाद जो है ये ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे ब्रैकेट्स के बीच में, और फिर इसके बाद जो है आप ले लोगे 1 को लोगे आप, सॉरी 1 को नहीं, इस बार आप 2 को लोगे, 2 को लोगे आप 1 के साथ, 2,1, ठीक है, और 2 को लोगे 5 के साथ, और 2 को लोगे आप 9 के साथ, 2 को लोगे आप 11 के साथ, 2 को लोगे आप 15 के साथ, 2 को लोगे आप 16 के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से फिर 3 को लोगे आप, 3 को आप 1 के साथ, 3 को आप लोगे आप 5 के साथ, 3 को लोगे 9 के साथ, 3 को लोगे आप 11 के साथ, 3 को लोगे आप 15 के साथ, और 3 को लोगे आप 16 के साथ। फिर इस तरीके से 4 को लोगे आप 1 के साथ, 4 को लोगे आप 5 के साथ, 4 को 9 के साथ, 4 को 11 के साथ, 4 को लोगे 15 के साथ, 4 को लोगे 16 के साथ, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब जरा इधर ध्यान से देखेंगे, बात को समझेंगे। देखो अब इधर देखो सब, देखो ये कार्तीय गुणन ये मैंने कर दिया, इसको समझो आप पहले, उसके बाद कर लेना। यहाँ पर क्या है, आपको ये चेक करना है कि f जो आपको ये दे रखा है फलन, ये a से b में संबंध है या नहीं है, एक संबंध है या नहीं है, ये चेक करना कि सत्य है बात या असत्य है। तो आप इस बात को देख लीजिए कि जो आपका फलन है f, क्या उसका प्रत्येक अवयव a क्रॉस b में आ रहा है। देखेंगे यह 1,5,
ये रहा 1,5 है ना। 2,9 ये आ रहा 2,9, 3,1 3,1, 4,5 4,5, 2,11 जी ये रहा 2,11 ये रहा। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका f है वो a क्रॉस b का क्या है, a क्रॉस b का क्या है, सबसेट है, उपसमुच्चय है। क्या है ये जो आपका, ये लिख दूंगे आप के जो आपका f है वो a क्रॉस b का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। तो अगर ये इसका उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ये जो है आपका एफ ए से बी में एक संबंध है। तो ये बात तो है सत्य, ये हो गई बात सत्य कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये बात हो गई सत्य कि एफ ए का बी से एक संबंध है। फर्स्ट वाली बात संबंध से हो गई। और बताओ मुझे फलन के लिए बताओ, फलन के लिए बताओ, फलन के लिए क्या कंडीशन बताई थी? फलन के लिए कंडीशन ये बताई थी कि प्रांत का प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए और जो है आपके प्रांत का कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो प्रांत के अवयव हैं 1 2 3 4, ठीक है, और इनके प्रत्येक अवयव का कनेक्शन है या नहीं है? 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि प्रांत का कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। प्रांत का अवयव रिपीट हो गया जी, ये रहा 2 9, ये आ गया 2 11, 2 आ गया दोनों में। प्रांत का अवयव प्रथम घटक क्या होता है? प्रांत ही तो होता है। तो ये घटक रिपीट हो गया, ये घटक रिपीट होने की वजह से क्या नहीं है, ये फलन नहीं है ना, क्यों, है ना। तो इसको लिख दीजिए आप, जो सेकंड वाला पार्ट है इसका आंसर आप ऐसे लिख देंगे, चूंकि चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात एफ ए से बी में एक फलन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 करा दिया गया है क्योंकि उसके लिए टाइम कम था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको कल करा देंगे, है ना। इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 9 पहले कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 3 क्वेश्चन रह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी तो पहले भी ऐसे ही थी लेकिन ऑडियो क्वालिटी में इसमें कुछ फर्क आया है। आगे सभी वीडियोस आपको इसी ऑडियो क्वालिटी के अंदर मिलेंगी और कोशिश करेंगे कि जो पिछली वीडियोस हैं उनको भी इसी क्वालिटी के अंदर दोबारा से अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, करते रहिए, ठीक है। चलिए।